गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक के स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में स्टैंडर्ड 9 का एक चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर के बारे में स्टडी किए थे। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में जानते हो कि मैटर तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। तो वो जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है वो तुम्हारा प्योर है या इम्प्योर है। तो यहाँ पे मैटर को दो बेसिस पे डिवाइड किए थे। फर्स्ट इम्प्योर, सेकेंड तुम्हारा प्योर। तो प्योर के बारे में हम स्टडी कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इम्प्योर के बारे में। तो उसके बारे में भी जान गए थे कि इम्प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। तो यहाँ तक जान गए थे। अब होमोजेनियस में कौन सा आता है, सॉल्यूशन आता है या ट्रू सॉल्यूशन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो जैसे यहाँ पे ये सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज ए होमोजेनियस mixture of two or more than two non-reacting chemical substance। यानी सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक केमिकल नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाएंगे तो तुम्हारा क्या हो गया, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाएंगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो वो तुम्हारा रिएक्टिंग सबस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर में शुगर को डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, वाटर में साल्ट को डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस होना चाहिए। और वो किसका फॉर्मेशन करेगा, तो होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। इसमें दो कंपोनेंट आता है, एक होता है सोलूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक क्या होगा, ए पार्ट which present less amount in solution। और एक क्या होगा, ए पार्ट which present more amount in solution। यानी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में रहता है उसको हम सॉलिड कहते हैं, सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो यहाँ पे वाटर प्लस शुगर है या वाटर प्लस साल्ट है या वाटर प्लस एसिड है, तो ये वाला हमेशा क्या होगा, लेस अमाउंट में रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। और ये वाला तुम्हारा क्या होगा, मोर अमाउंट में रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। यानी इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे जो याद रखना कि वाटर जो होता है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम सॉलिड को डिजॉल्व करने का एबिलिटी होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि जैसे वाटर है, वाटर में अगर साल्ट को डालेंगे तो साल्ट कहाँ चला जाता है, यानी जो डिजॉल्व होता है तो कहाँ वो चला जाता है। तो याद रखना कि जानते हो कि मैटर के फॉर्म, यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि मैटर है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। उस पार्टिकल के बीच में गैप होता है जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो
वो जो जब हम शुगर को डालते हैं तो उसका जो पार्टिकल होगा वो इंटरमोलिकुलर स्पेस में क्या हो जाता है, जाके ये कंबाइन होने लगता है। तो जब तक इंटरमोलिकुलर स्पेस वैकेंट रहता है तब तक शुगर डिजॉल्व होगा, और जब इंटरमोलिकुलर स्पेस भर जाता है तो उस कंडीशन में शुगर डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए अगर 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम शुगर डालेंगे डिजॉल्व हो जाएगा, 200 ग्राम डालेंगे डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है कि जहाँ पे डिजॉल्व होना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो गया, फुलफिल हो गया है ये। उसके बाद देखते हो तो उसके बाद हम अगर अधिक से अधिक डिजॉल्व करना है तो उसमें हम क्या कर देते हैं कि टेम्परेचर अगर सप्लाई कर देंगे तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, अधिक से अधिक सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर जब सप्लाई करेंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो उसमें अधिक से अधिक सॉलिड आ जाएंगे। अब पूछता है कि जैसे यहाँ पे वाटर में अगर साल्ट को डालते हैं तो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन उसी वाटर में अगर सैंड को डालेंगे, सॉइल को डालेंगे तो क्यों नहीं डिजॉल्व होगा। तो याद रखना कि जो वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस का जो गैप है यानी उसका जो साइज है वो ग्रेटर होता है ये शुगर या साल्ट के इंटरमोलिकुलर स्पेस से। यानी शुगर एंड साल्ट के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल जो होता है बहुत छोटा होता है तो उस गैप में जाके इंटर कर जाता है, लेकिन साल्ट और सॉइल का जो पार्टिकल होता है उसके गैप के साइज से तुम्हारा क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसमें इंटर नहीं करता है तो वो डिजॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ वाटर के केस में जो सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्वस और एक होता है नॉन एक्वस। तो एक्वस क्या होगा, तो जिसमें सॉल्वेंट अगर वाटर रहेगा उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। कि जैसे यहाँ पे वाटर प्लस शुगर है, चाहे वाटर प्लस साल्ट है, तो इसमें तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है तो इसको हम एक्वस बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सॉल्वेंट अगर अदर देन वाटर रहेगा, जैसे एग्जांपल में सॉल्वेंट तुम्हारा बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, बेंजोइक एसिड भी हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये बेंजीन हो जाता है, उसी तरह केरोसिन ऑयल हो सकता है। यानी वाटर को छोड़ के अगर कोई सॉल्वेंट रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस। तो एक्वस में तो नॉन एक्वस, यानी एक्वस में वाटर सॉल्वेंट होता है, वाटर को छोड़ देना है तो अदर कोई सॉल्वेंट रहता है तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के आधार पे जो यहाँ पे, और यहाँ पे याद रखना कि जब अमाउंट ऑफ सॉलिड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के आधार पे तुम्हारा जो सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप का, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक होता है गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, तो जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो तो उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एलॉय का जो फॉर्मेशन होता है उस पे सॉल्वेंट तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड होता है, तो उसको हम ये सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन तो जिसमें सॉल्वेंट तुम्हारा क्या हो, लिक्विड हो, तो उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर प्लस साल्ट है तो इसमें सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है, वाटर है यानी लिक्विड है, तो उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। और जिसमें सॉल्वेंट तुम्हारा गैस हो उसको हम क्या कहते हैं, गैस सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे एयर, क्योंकि एयर तुम्हारा क्या होता है, मेनी टाइप ऑफ गैस, यानी गैस का वो तुम्हारा क्या होता है, मिक्सचर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस सॉल्यूशन कहेंगे, यानी उसको हम गैस सॉल्यूशन कहेंगे।
अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और उसका एग्जाम्पल। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड में ये तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया, ये तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट, अगर यानी ये तुम्हारा सॉलिड रहेगा, तो अगर सॉलिड तुम्हारा सॉलिड रहे तो उसका एग्जांपल कौन सा होगा? एलॉय, क्योंकि वो तुम्हारा क्या होता है? मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। तो उसमें सॉल्यूट भी तुम्हारा सॉलिड में रहता है और सॉल्वेंट भी तुम्हारा क्या होता है? सॉलिड में रहता है। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अगर लिक्विड यानी एज, अगर सॉलिड और लिक्विड का कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में यानी उसके बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पे, यानी इसको सिंपली समझना कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्वेंट होगा। अभी सॉल्वेंट में अगर सॉलिड हो, अगर सॉलिड लिक्विड हो, अगर सॉलिड गैस हो, उसका एग्जांपल पूछता है। तो सॉलिड, अगर सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड, अगर सॉलिड सॉलिड, तो उसमें क्या होगा? एलॉय। अगर सॉल्वेंट तुम्हारा सॉलिड और सॉलिड तुम्हारा लिक्विड, तो उसमें हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब वह साल्ट जिसमें तुम्हारा क्या हो? वाटर प्रेजेंट हो। जैसे CaSO4 × 5H2O, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कलर ब्लू होता है, इसलिए उसको ब्लू हाइड्रोल के नाम से भी जानते हैं। इसमें वाटर का अमाउंट कम रहता है और ये कैल्शियम सल्फेट का अमाउंट क्या होगा? अधिक होगा। तो कैल्शियम सल्फेट सॉलिड है, तो ये सॉलिड हो यानी सॉल्वेंट हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? सॉलिड हो गया। उसी तरह यहाँ पे गैस के कंडीशन में आ जाओ तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे निकेल और प्लेटिनम है, उस पे हाई प्रेशर पे यहाँ पे अदर गैस को क्या किया जाता है? उसके सरफेस पे कंप्रेस किया जाता है। जैसे जो गैस होता है हाई प्रेशर के कारण निकेल और प्लेटिनम के द्वारा क्या कर लिया जाता है? ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को, यानी ये सॉलिड सॉल्वेंट तुम्हारा सॉलिड हो गया, निकेल या प्लेटिनम, और उस पर गैस ऑब्जर्व किया जा रहा है किस कंडीशन में? तो हाई प्रेशर के कंडीशन में। उसी तरह लिक्विड और सॉल्वेंट हो और ये सॉलिड तुम्हारा सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तब क्या होगा? तो इसमें वाटर एंड साल्ट, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और साल्ट क्या हो गया? सॉलिड हो गया। और उसी तरह ये लिक्विड के कंडीशन में आएगा तो उस कंडीशन में वाटर और एसिड हो जाएगा, चाहे वाटर एंड अल्कोहल हो जाएगा। ये लिक्विड गैस के कंडीशन में आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो गैस निकलता है ना, वो गैस कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? कम होता है, और लिक्विड का अमाउंट क्या होगा? अधिक होगा। उसी तरह कोई भी एक्वेटिक एनिमल या प्लांट है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसके रेस्पिरेशन के लिए, तो भी तुम्हारा क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह गैस में देखेंगे कि सॉल्वेंट गैस हो तो सॉलिड है तो उसमें क्या होगा? कैम्फर या आयोडीन इन एयर, यानी कैम्फर और आयोडीन तुम्हारा क्या होता है? सब्लिमेट पार्टिकल होता है, यानी उसको जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे तो तुम्हारा क्या होता है? गैस के रूप में यानी वेपर के रूप में चेंज होकर बाहर चला जाता है यानी एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हुआ तो ये सॉलिड हुआ, तो इसका अमाउंट कम होगा और एयर का अमाउंट क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। उसी तरह लिक्विड के कंडीशन में क्लाउड और फॉग का फॉर्मेशन, और गैस के कंडीशन में एयर का फॉर्मेशन। तो पूछता है कि एयर जो है उसमें, इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, या क्लाउड जो है उसमें सॉलिड या सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, या एलॉय जो है उसमें सॉलिड या सॉल्वेंट किस फॉर्म में है। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाते हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट नंबर में आता है इसमें कॉन्सन्ट्रेशन
कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन केवल जानना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन is known as concentration। यानी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज क्या होगा, कंसंट्रेशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसमें पहला पढ़ना है मास बाय मास परसेंट, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में m बाई m परसेंट के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह सेकेंड में मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में m बाई v परसेंट के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह थर्ड नंबर में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में v बाय v परसेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर में पार्ट पर मिलियन होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ppm से भी जानते हैं। और उसके बाद 5 में ए मोलालिटी होता है, 6 में मोलारिटी होता है, 7 में नॉर्मालिटी होता है, और नेक्स्ट 8 में मोल फ्रैक्शन होता है। ये जो चार हैं वो तुम्हारा स्टैंडर्ड 12th क्लास में पढ़ना है। अभी हमको केवल किसके बारे में जानना है, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट पर मिलियन। तो इसको किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सब रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। और इसको किसके लिए करते हैं, तो डिल्यूट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। याद रखना कि सॉलिड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मास बाय मास परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा, लिक्विड कंडीशन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। और अगर बहुत डिल्यूट सॉल्यूशन है, यानी अमाउंट ऑफ सॉलिड बहुत कम है और सॉल्वेंट क्या है बहुत अधिक है, तो उसके लिए हम पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं। तो इसमें बस याद रखना कि ऊपर वाला सॉलिड होता है और नीचे वाला सॉल्वेंट होगा। तो मास जब भी रहेगा तो ग्राम, और वॉल्यूम जब भी रहेगा तो मिलीलीटर में कंसीडर करना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट in 100 gram of solution is known as mass by mass percent of solution। यानी क्या होगा कि the amount of solute in gram
present in 100 gram of solution is known as mass by mass percent of solution। यानी अगर पूछेगा mass by mass percent of solute, तो यहाँ पे क्या होगा, mass of solute by mass of solution और into 100। लेकिन अगर पूछेगा मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो उस कंडीशन में अगर मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्लस मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 100 आएगा। यानी याद रखना कि मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉलिड पूछेगा तो मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी जो पूछेगा उसके मास को ऊपर रख के और सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे और सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन एलसीएम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 100 तुम्हारा बच जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास ऑफ सॉलिड तुम्हारा 40% दिया है और मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है तो 100 में से 40 चला जाएगी, यानी क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। जैसे अगर दीजिएगा कि 20 ग्राम ऑफ salt is added with 80 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें कौन कौन सा है, साल्ट है, तो क्या होगा साल्ट, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन वो तुम्हारा क्या है 80 ग्राम, तो कौन सा होगा, वाटर होगा, और वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो 20 प्लस 80 यानी क्या आ जाएगा 100 ग्राम। तो क्या आ जाएगा, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा 20 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 और इनटू 100, तो इसे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 20%। अगर यहाँ पे मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा। तो ये हुआ सेकेंड। जानना है सेकेंड नंबर है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना कि ऊपर वाला क्या है, सॉलिड है, नीचे वाला क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉलिड क्या होगा कि ग्राम में और सॉल्वेंट क्या आ जाएगा एक मिलीलीटर में। तो यहाँ पे क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of solution is known as mass by volume percent of solution।
तो इसमें क्या होगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, जो होगा मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। उसी तरह मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या होगा 100। और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड नंबर में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml यानी मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml of solution is known as volume by volume percent of solution। तो उस कंडीशन में अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 हो जाएगा। और लास्ट है पार्ट पर मिलियन यानी ppm। तो यहाँ पे याद रखना है 10 का पावर 6 होता है मिलियन का मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 का पावर 6 पार्ट ऑफ solution is known as पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ पे ये ppm ऑफ सोल्यूट रहेगा, तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10 का पावर 6 हो जाएगा। उसी तरह ये ppm ऑफ सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10 का पावर 6 हो जाएगा। और जैसे इस पे क्वेश्चन है, जैसे इस पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर प्रेजेंट in water present in 250 gram of 25% of ग्लूकोज। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर 250 ग्राम अगर सॉल्यूशन है किसका, इसमें ग्लूकोज का,
और वाटर का, तो इसका अमाउंट मालूम नहीं है तो इसको x मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 250 माइनस x हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा परसेंट दिया रहेगा, तो किसका परसेंट दिया है, ग्लूकोज का, तो यहाँ पे क्या होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ग्लूकोज, तो इक्वल क्या होगा मास ऑफ ग्लूकोज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इसका वैल्यू क्या है 25, मास ऑफ ग्लूकोज क्या है x है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 250 है, और इंटू 100 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा फिर से 825 4 जा 100 आ जाएगा, यहाँ पे 250 इक्वल क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 6 जा 2 जा 5 जा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 62.5 ग्राम। तो ग्लूकोज कितना होगा 62.5 ग्राम, और ये कितना होगा तो 250 माइनस 62.5 ग्राम, और इसको क्या कर लेना सॉल्व कर लेना। अगर मान लो तुम्हारा आ जाता है, यानी अगर तुम्हारा आता है फाइंड द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ 50% of solution of H2SO4 if density of H2SO4 is 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 निकालना है। तो उस कंडीशन में मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4, यहाँ पे क्या होगा मास ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 और इंटू क्या आ जाएगा 100। तो उस कंडीशन में देखो फाइंड द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ 15% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी अगर 100% सॉल्यूशन है तो उसमें 15 ग्राम तुम्हारा क्या है H2SO4 है, तो मास ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा 15, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 वॉल्यूम ऑफ H2SO4 और इंटू 100। तो यही वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हारा क्या दिया है डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.02 मास, जो H2SO4 है ना इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 into 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पे 1 into 32, यहाँ पे 4 into, तो 4 into ये ऑक्सीजन क्या आ जाएगा ये 16, यहाँ पे 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये तुम्हारा 98 ग्राम आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 98 बाई V, तो V की जगह पे क्या आ जाएगा 98 बाई 1.02 मिलीलीटर, यही क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे 15 बाई 98 बाई 1.02 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 15 बाई 98 और ऊपर चला जाएगा 1.02 और इंटू 100। अब इसको क्या कर लेना सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 निकल जाएगा। अब इसके बाद पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में, यानी इसके
बाहर पढ़ना है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो अब यहाँ पे पढ़ना है जो सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे अगर 100 ml वाटर लिए उसमें शुगर को मिलाते जाएंगे तो जैसे जैसे मिलाते जाओगे डिजॉल्व होते जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हर लिक्विड का एक क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होता है सॉलिड को डिजॉल्व करने का। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है उसी को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन in which the maximum amount of solute present in given solvent at constant temperature is known as saturated solution। अनसैचुरेटेड क्या होगा कि अगर 100 ग्राम वाटर है उसमें 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर सॉलिड तुम्हारा 20 ग्राम से कम रहेगा यानी मैक्सिमम एबिलिटी से कम रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। यानी उसमें अधिक से और अगर हम सॉलिड डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ solute present in maximum limit of solute present in given the solution in which the amount of solute present in less amount of maximum limit of solute, यानी solute के maximum limit से कम होना चाहिए, present in given solvent at given temperature at constant या given temperature is known as unsaturated solution। तो अब क्या होगा कि नोट में याद रखना, इन केस ऑफ टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन converted into अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जब उसमें हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो किसमें चेंज हो जाता है, अनसैचुरेटेड में, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा तो इसमें और सॉलिड तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट होगा तो सैचुरेटेड, अगर मैक्सिमम अमाउंट से कम रहेगा तो उसको हम अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, तो सुपर सैचुरेटेड में क्या हो जाता है कि सॉल्यूशन इन विच
टेम्पोररी कंटेंट मोर सॉलिड देन सैचुरेटेड लेवल, यानी जो सैचुरेटेड लेवल है उससे अगर अधिक सॉलिड प्रेजेंट होता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक किस कंडीशन में होगा कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे उस कंडीशन में होता है। तो ये क्या होता है, तो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो अधिक टेम्परेचर पे तुम्हारा स्टेबल होते हैं, यानी उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है स्टेबल होता है। एक कम टेम्परेचर होता है तो उसमें स्टेबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड का, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा तो सैचुरेटेड, मैक्सिमम से कम रहेगा तो अनसैचुरेटेड, और जब मैक्सिमम से भी मैक्सिमम रहेगा इन केस ऑफ टेम्परेचर तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। और जब हम टेम्परेचर देंगे तो जो सैचुरेटेड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब इसका लास्ट है तुम्हारा सोलेबिलिटी। तो ये क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सोलूट प्रेजेंट in 100 ग्राम of solvent at constant temperature is known as solubility। यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉलिड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलिबिलिटी कहते हैं। तो सोलिबिलिटी कितना होगा, तो यहाँ पे मास ऑफ सोलूट बाय मास ऑफ सोलवेंट, यहाँ पे याद रखना सॉल्यूशन नहीं होता है, सोलवेंट, और इनटू क्या आ जाएगा 100, तो इससे क्या आ जाएगा, सोलिबिलिटी निकल जाएगा। इसको कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको ये कर सकता है, तो पहला टेम्परेचर होता है, सेकेंड प्रेशर होता है, और इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी। यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी में एक पूछता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका भी यही होता है कि मास ऑफ सोलूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या आ जाएगा 100। यानी ये भी क्या बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉलिड प्रेजेंट है उसको भी हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम जाने कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसके कंसंट्रेशन को कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो दो टाइप का, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस में सॉल्यूशन आता है और हेटेरोजेनियस में क्या आता है, तो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में। तो आज की क्लास में आप सॉल्यूशन टॉपिक को किसी भी बुक से स्टडी करना, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए या किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आए तो उसके व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स पे शेयर कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।